बच्चों, हमने पिछली क्लास में भारत के संसाधन के बारे में पढ़ा था। आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत की मृदा। मृदा आपको पता होगा ये एक अमूल्य संसाधन है हम सभी के लिए। तो आज की क्लास में हम मृदा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं मृदा होती क्या है। मृदा को इंग्लिश में कहते हैं हम सॉइल। मृदा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉइल। तो सॉइल एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सोलम। किस लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है? सॉइल लैटिन वर्ड सोलम से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर, फ्लोर या जमीन। यहाँ तक क्लियर है आपको कि मृदा को इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। सॉइल एक लैटिन वर्ड सोलम से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर या जमीन। अर्थात भूभाग के ऊपरी पतली परत को हम मृदा कहते हैं। मृदा की परिभाषा क्या है? भूभाग की ऊपरी पतली परत को हम क्या कहते हैं? मृदा। और इस मृदा में कई दानेदार कण पाए जाते हैं। उस कण, अलग अलग प्रकार के कण को हम अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मृदा क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे कि भूभाग की ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं, और इस मृदा में अनेक प्रकार के दानेदार कण पाए जाते हैं। चलिए हम मृदा में विभिन्न प्रकार के कणों को एक बार डिस्कस कर लें। सबसे पहला कण पाया जाता है मृत्तिका, या जिसे क्या बोलते हैं? क्ले। दूसरा पाया जाता है गाद, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्लिट। तीसरा पाया जाता है बजरी, और चौथा पाया जाता है बालू। अलग अलग कणों के अलग अलग आकार होते हैं, और आकार के माध्यम से अगर हम देखें तो सबसे छोटी कौन सी होती है? मृत्तिका। फिर उसके बाद होती है गाद, उसके बाद होती है बालू, और उसके बाद होती है बजरी। इन सब के व्यास अलग अलग होते हैं, और जिसके आधार पे इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो सबसे छोटी वाली का आप नाम याद रखिए, क्या बोलते हैं उसे? मृत्तिका। उसके बाद गाद, यानी मृत्तिका से बड़ी क्या होती है? गाद। गाद से बड़ी होती है बालू, और बालू से बड़ी होती है बजरी। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जितना छोटा आकार होगा उसके पानी सोखने की क्षमता उतनी अधिक होगी। याद रखिए, आकार अगर आपका छोटा है तो पानी सोखने की क्षमता क्या होगी? ज़्यादा। अगर आकार आपका क्या है? छोटा है, तो पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होगी। यहाँ से आपको क्या समझ में आया? अर्थात यहाँ सबसे छोटी कौन सी दिख रही है? मृत्तिका। यानी मृत्तिका की पानी सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। मैं फिर से बता देती हूँ कि मृदा भूभाग की ऊपरी परत को कहा जाता है। ये कई दानेदार कणों से मिलकर बनती है। कणों के आकार के आधार पर इन्हें विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे कि बालू, बजरी, मृत्तिका और गाद। ठीक है, गाद शब्द आप अच्छे से याद रखिए, ये बार बार आपके एल्यूवियल या जलोढ़ मिट्टी में काम आएगा। खैर, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी याद रखिए कि जितने कणों के आकार पे इनका अलग अलग नाम दिया गया है, और क्रम कैसा है? सबसे छोटी होती है मृत्तिका, फिर गाद, फिर बालू, फिर बजरी। जितना छोटा आकार होगा उतनी अधिक उनकी पानी सोखने की क्षमता होगी। एक बार आप ये डायग्राम भी देख लीजिए। देखिए मृत्तिका कितनी चिकनी मिट्टी है, इसके आकार कितने छोटे हैं। उसके बाद हमारी कौन सी आई थी? बताइए आप? गाद। उससे थोड़ी सी दरदरी। उसके बाद कौन सी आई थी? बजरी। फिर आई थी बालू। यहाँ तक आपको ध्यान है? सॉरी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे छोटी हमारी कौन सी थी? मृत्तिका। उसके बाद कौन सी थी? गाद। उसके बाद कौन सी थी? बालू। फिर कौन सी थी? बजरी। यानी कि सबसे छोटी मृत्तिका, फिर गाद, फिर बालू, और फिर बजरी। अब
हम डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमस के बारे में। ह्यूमस आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब हम मृदा पढ़ते हैं। गाढ़े भूरे रंग, तो हम देखते हैं ह्यूमस होता क्या है। गाढ़े भूरे रंग या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ जो कि मिट्टी में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस काहे के लिए काम आता है, ह्यूमस हमारे पेड़ पौधों के उगने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। ये बहुत ही ज़्यादा मृदा को एक पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए आप ह्यूमस के बारे में याद रखिएगा कि गाढ़े भूरे रंग या काले रंग के कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है अवघटन से। अवघटन यानी कि डिकम्पोजिशन, किसी चीज़ के टूटने के, किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में या अत्यंत छोटे सूक्ष्म कणों में टूटने के कारण इसका निर्माण होता है। अवघटन तो हो रहा है, किन चीज़ों के अपघटन से, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव। जैसे पेड़ पौधे हैं वो मर गए, गिर गए, वहाँ जो उस भूभाग के ऊपर जो जानवर हैं वो मर गए, धीरे से वो परत के नीचे जमते चलेगा, सड़ते चलेगा, उसमें छोटे छोटे जीव जंतु के कारण वे सूक्ष्म पदार्थ में बदलते चले गए, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। और ह्यूमस किसके लिए काम आता है, पेड़ पौधों के उगने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। अब आप एक बात ये ध्यान रखिए कि भारतीय मृदा में ह्यूमस बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से हमें फर्टिलाइज़र, मैन्योर, ये सारी चीज़ों को ऊपर से मृदा में ऐड करना पड़ता है। किसानों को आप देखते हैं कि वो विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइज़र, खाद इत्यादि डालते हैं मिट्टी के ऊपर। वो क्यों डालते हैं, क्योंकि भारतीय मृदा में ह्यूमस की कमी होती है, जो कि हमारे पेड़ पौधों को उगने में सहायक होते हैं। देखिए, इसका एक दूसरा काम भी होता है, मिट्टी में नमी बनाए रखना। ठीक है, अगर आप उगा रहे हैं उसमें मिट्टी की ज़रूरत है, मिट्टी के साथ उस मिट्टी में नमी भी होने की ज़रूरत है। आप रेतीली मिट्टी, राजस्थान की मिट्टी में उतने पेड़ पौधे घने नहीं पाएंगे जितने कि आप वहाँ पाएंगे जहाँ पे पानी की अत्यंत उपलब्धता होती है। क्यों, क्योंकि नमी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है किसी भी पेड़ को उगने या फलने फूलने के लिए। तो ह्यूमस क्या काम करता है, ह्यूमस मिट्टी में नमी को बनाए रखता है। आगे देखिए, अलग अलग मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे काली मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई, जिसके बारे में हम आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो सब मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ह्यूमस आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये आपके 2-3 मार्क्स में या वेरी शॉर्ट आंसर में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मृदा के महत्व के बारे में। मृदा, आप याद रखिए, एक नवीनीकरणीय संसाधन है, मतलब ये लगातार बनती रहती है। प्रकृति द्वारा इसका निर्माण निरंतर होता रहता है। मृदा निर्माण में आगे आने वाले इसके बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन आप ये याद रखिए कि मृदा का महत्व क्या क्या होता है। मृदा एक अमूल्य संपदा होती है, किसके लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। दूसरा, ये आर्थिक विकास का प्रमुख आधार होता है। और हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में तो इसका विशेष स्थान है, क्योंकि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि प्रधान है। और कृषि पूर्णतः किस पर डिपेंड करता है, मृदा पर। समस्त मानव इसी पर निर्भर करते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त मानव किस पर निर्भर करते हैं, मृदा पर। हमारा भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ से आता है, मृदा से ही आता है। या तो आप पेड़ से डायरेक्ट फसल काटिए और उसे खा लीजिए, या फिर इस फसल को फैक्ट्री के द्वारा प्रोसेस्ड फूड बना के उसे आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा भोजन कहाँ से मिलता है, हमें मृदा से ही मिलता है। घरों के निर्माण में मृदा का काम होता है। हमें पता है कि हमारे भारत देश की 60% आबादी गांवों में निवास करती है, और गांव के घर ज़्यादातर किससे निर्मित होते हैं, मिट्टी के ही बने होते हैं। तो मृदा का एक महत्व क्या है कि ये घर निर्माण में काम आती है। बालू वगैरह आप देखिए, सीमेंट में भी आप देखिए बालू मिला के ही घर का निर्माण होता है। 6वां है पशुपालन उद्योग, कृषि और वन उद्योग। यानी पशुपालन उद्योग, कृषि उद्योग, वन उद्योग सभी किसी न किसी प्रकार से किस पर निर्भर करते हैं, मृदा पे निर्भर करते हैं।
तो मृदा का महत्व हमने देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण मूल चट्टान एवं वनस्पति के सम्मिश्रण से होता है। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, अत्यंत धीमी। इसका बात का अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि 2.5 सेंटीमीटर पतली मृदा बनने में 1000 साल से ऊपर का वर्ष लग जाते हैं। हज़ारों सालों से भी ज़्यादा का वक्त लग जाता है 2.5 सेंटीमीटर से भी पतली मृदा का निर्माण होने में। तो मृदा निर्माण एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। मृदा का निर्माण किससे होता है? मृदा का निर्माण मूल चट्टान एवं वनस्पति के सम्मिश्रण से होता है। समतल भूमि मृदा निर्माण के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों अच्छी मानी जाती है? क्योंकि समतल भूमि में बाधाएं कम होती। बाधाएं मतलब कि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन कम होती है, जिसकी वजह से मृदा निर्माण आसानी से हो जाता है। मृदा निर्माण में सहयोग देने वाले कारक कौन कौन से हैं? मृदा निर्माण में सहयोग देने वाले कारक है मूल चट्टान, जलवायु की दशाएं, पेड़ पौधे व जीव जंतु के अवशेष, समय, भूमिगत जल। इतने कारक मिलके मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। इस डायग्राम में आप ध्यान दीजिए कि मृदा बनने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। मैंने आपको बताया जलवायु, क्लाइमेट यानी जलवायु, पेरेंट मटेरियल यानी कि मूल चट्टान, टोपोग्राफी मतलब कि कितना ऊबड़ खाबड़ समतल ज़मीन, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पठार है, कहाँ ज़मीन है, मतलब कि वहाँ की भूमि का प्रकार कैसा है। समय बताया ना कि 2.5 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण होने में हज़ारों सालों से भी ज़्यादा का वक्त लग जाता है। प्लांट एंड एनिमल यानी कि जीव जंतु के अवशेष। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है मृदा की परिभाषा, मृदा के महत्व, मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कण, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया एवं ह्यूमस। अब इसके आपको मैं आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ, जिसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है। चलिए, तो आपका पहला प्रश्न है मृदा की परिभाषा। मृदा क्या होती है या मृदा की परिभाषा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका मृदा के महत्व, मृदा के महत्व। तीसरा प्रश्न है आपका ह्यूमस, ह्यूमस। चौथा प्रश्न है आपका मृदा निर्माण की प्रक्रिया, मृदा निर्माण की प्रक्रिया एवं मृदा निर्माण में सहायक तत्व। हमने पढ़े हैं ना सहायक तत्व, वो। और पांचवा प्रश्न है आपका मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कण। इन कणों के आपको बस नाम लिख देना है और उसके डायग्राम बना देने। डायग्राम जो मैंने आपको बनाया ना साइकिल वाला, ऐसा आपको बना के अपनी कॉपी में रख लेना है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। आप अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए। मिलते हैं अगली कक्षा में।